बहनों और भाइयों, आपको पता है कि यूट्यूब का एक चैनल है द वर्ल्ड टुडे चैनल। इस पर अंग्रेजी भाषा में बराबर मैं अपने विचार देता रहता हूँ कि वैश्विक और अपने देश की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे हो जल्द से जल्द, ताकि पूरी दुनिया में सुख और शांति रहे। इस संदर्भ में मैंने 2-3 बार अपने विचार प्रकट किए और साथ ही साथ हमें हज़ारों लोगों से मैसेज आया कि इसे हिंदी भाषा में भी हमें बोलना चाहिए, ताकि हिंदी भाषी जितने देश हैं और जितने राज्य हैं उनके जो हमारे श्रोता हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं हिंदी में भी इसका शुभारंभ हो। और मैंने 3 दिन पहले आने वाले 31 दिनों में, 1 महीने में कौन कौन सा विषय होगा जिस पर मैं चर्चा करूंगा, उसके बारे में मैंने बताया था। तो यह मेरी जिम्मेवारी है कि आज मैं फिर से दोहरा दूं हिंदी माध्यम के सहारे कि कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर की चर्चाएं होंगी। पहली चर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अभी जो महामारी फैली है, ये कोरोना वायरस वाला, जिसे कोविड-19 हम बोलते हैं। तो कोविड का पूरा फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज़, कोविड हो गया, और 2019 में आया था इसलिए 19 हो गया। तो उसके जो निगेटिव पहलू हैं, क्या घाटा हो रहा है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, ऐसे कितने ऐसे पहलू हैं जिस पर हम विचार करें और किस प्रकार हमें आर्थिक संपन्नता आए। चाहे वो इस प्रकार से भी हो कि चाइना से लोग बिगड़ रहे हैं, सारे देश का रहे कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हैं, वो वहाँ पर जो उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है वहाँ से भागना चाहेंगे। तो भारत वास्तव में एक ऐसा देश है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहेंगे, तो उससे आर्थिक संपन्नता आ सकती है, बेरोजगारी यहाँ की दूर हो सकती है। साथ साथ हमें स्किलिंग पर ध्यान देना होगा। तो ये बात तो रही पहली, जो हमने सोचा है कि कल मैं इस पर चर्चा करूं। आज तो केवल 31 बिंदुओं पर मैं बता दूंगा कि क्या बोलना है, किस बिंदुओं पर। जो चर्चा हमने उसके बाद सबसे पहले मतलब हमने कल बताया था उन लोगों को कि जो राजनेता हमारे हैं, क्या उन्हें समाज सेवी भी होना चाहिए? क्या पहले समाज सेवी होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर वो राजनेता बने, या सीधे राजनेता बन जाए? तो क्या फ़ायदा घाटा है, इस पर मैं चर्चा विस्तृत रूप से करूँगा हिंदी माध्यम से कल। और उसके बाद जो अगला विषय होगा वह होगा कि हमें जो शिक्षा नीति मिली है, हमें लॉर्ड बकाले और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो शिक्षा नीति बनी उसे बदला नहीं गया, ज़्यादा थोड़ा मोड़ा बदला गया है। इसलिए यह जो नीति है यह दोषपूर्ण है और इसमें बदलाव की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके और हम रोज़गार याचक ज़्यादा पैदा कर सके, नहीं बल्कि रोज़गार सृजक पैदा कर सके। तभी जाकर के भारत का कल्याण होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मैं भी 45 वर्षों से बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सृजक पैदा करें, रोज़गार याचक कम पैदा करें, ताकि भारत के रोज़गार सृजक विश्व में दूसरे देशों में जाकर भी अपना रोज़गार और अपना व्यापार, अपना उद्योग और अपनी शक्ति लगा सकते हैं। जो अगली चर्चा होगी वह होगी वेस्ट मैनेजमेंट की। अपशिष्ट जो है, कचरा है, उसका प्रबंधन हम किस प्रकार करेंगे, कैसे कचरा से हम सोना उगलवाने की बात करेंगे, और जो उपयोग तकनीक के माध्यम से भारतीयों को हम बताएंगे और जो भी लोग सीखना चाहेंगे, ताकि जो कचरे से क्या सब फ़ायदा हो सकता है, कैसे हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे हम जैविक खाद बना सकते हैं, किस प्रकार हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा इत्यादि। अगली चर्चा होगी एक दिन टैक्स रिफॉर्म्स की। जो कर नीति है उसमें क्या सुधार होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि कोई भी नहीं चाहता दिल से कि हम अपना टैक्स दें, और या जीएसटी दें या इनकम टैक्स दें। कारण क्या है? कारण है कि वो उस नीति में परिवर्तन खोजने की ज़रूरत है, और जब तक परिवर्तित नहीं होगा तब तक भीड़ नहीं लगेगी। हमें तो उस दिन का इंतज़ार होगा जब टैक्स रेट इस तरह का हो, टैक्स नीति इस प्रकार की हो, हज़ारों के हज़ार में लोग लाइन रोज़ लगे हुए हैं
पुलिस का पहरा है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए जमा करने में, और जो राजस्व है वो अभी 20 गुना हो जाए, तभी जा कर के दुनिया के हर एक देश संपन्न होंगे, भारत भी संपन्न होगा। उसके बाद एक चर्चा होगी नियोलॉजी और नियोक्रेसी की। अंग्रेजी का 2 शब्द है, नियोलॉजी और नियोक्रेसी। नियोलॉजी का मतलब होता है नूतन मतावलंबन। नियोलॉजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इवॉल्विंग ए न्यू डॉक्ट्रिन। तो नया डॉक्ट्रिन कैसे पैदा होगा और किस प्रकार हम जो बेरोजगारी की समस्या, अशांति की समस्या है या ये महामारियों की समस्या है, इस सब से निदान के लिए हमें कोई नूतन मतावलंबन के माध्यम से नए विचार खोजने होंगे और तभी जा कर के हमारा कल्याण होगा। दूसरा शब्द है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी क्या है? नियोक्रेसी इज नथिंग बट गवर्नेंस बाय न्यू पीपल। मैं नूतन शासन, नए लोगों के द्वारा शासन हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जवान के द्वारा हो या बूढ़ों के द्वारा हो, कोई भी हो, चेहरे बदले जाए। पिछले 35-40 वर्षों से देख रहे हैं कि वही चेहरा है और कभी वो अपोजिशन में है, कभी रूलिंग पार्टी में है। उससे दिक्कत ये होती है कि जो एक ही चेहरे अगर बार बार शासन करेंगे तो उन्हें वो बायस्ड हो जाते हैं किसी खास नोशन के प्रति, किसी खास सिद्धांत के प्रति। तो इसलिए हमें नियोलॉजिकल और नियोक्रेटिक अप्रोच के बारे में सोचना पड़ेगा और यह बहुत आवश्यक है। अगली बात जो होगी वह है रोजगार सृजन की। हम बराबर सुनते हैं कि 20%, 30%, 40% रोजगार चला गया भारत से और इतना ही प्रतिशत रोजगार यूरोप से और अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, हर जगह जा रहा है। तो फिर रोजगार सृजन की बात तो करनी पड़ेगी। इसलिए भी कि अभी जो कोविड-19 के चलते घाटा हुआ, लेकिन पहले से भी बेरोजगारी की समस्या विकराल थी। तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि रोजगार सृजन के और माध्यम क्या हो सकते हैं, किस प्रकार हम नए नए तरह के रोजगार पैदा करें और हम उद्यमिता विकास के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, रोजगार सृजन के क्या क्या उपाय हैं और बेरोजगारी से छुटकारा पाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। अब अगली बात आएगी जो रोजगार से संबंधित है कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। दिक्कत ये है कि हमारे पास आबादी बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग दुखी हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आबादी जो बढ़ गई सो बढ़ गई, आगे ना बढ़े, लेकिन अभी जो हमारे युवा फोर्स हैं उनका हम इस्तेमाल करें। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक मामले में फ़ायदा भी हमें करा सकता है, इस प्रकार कि ये दुनिया में अकेला देश है जहाँ पर 70% से ज़्यादा लोग नौजवान हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम स्किलिंग के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण दें तो फिर जितने भी बाहर के उद्योग और जो भारत के अंदर के उद्योग है उन्हें स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत जब होगी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ है। तो यह चर्चा होगी इस पर। अब अगली एक दिन चर्चा करेंगे हम लोग कि जो हमारे पेशे हैं, ऑक्यूपेशंस है या वृत्तियाँ हैं, उनकी संख्या बढ़ाने पर शोध हो। एक ज़माना था कि 10 या 15 या 20 वृत्तियाँ रही होंगी और लोग उसी से संतुष्ट थे। धीरे धीरे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी और विलासिता की बात आई और बहुत सारे इस तरह के शोध हुए जिससे कि वृत्तियाँ बढ़ गई। उदाहरण के लिए आप देखें कि आज से 50 वर्ष पहले कंप्यूटर नहीं था तो बहुत सारे नए काम हम नहीं कर पाते थे। कंप्यूटर के आने से बड़ी उत्पादकता बढ़ी और अभी आप देखिए कि इंटरनेट का ज़माना आ गया, मोबाइल का ज़माना आ गया, तो उससे कितने फ़ायदे हो रहे हैं। मोबाइल के चलते लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार, जैसे होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटलिटी है, टूरिज़्म है, तो इस तरह के नए नए वोकेशंस खोज रहे हैं हम और उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे समय आने पर वह है वैकल्पिक ऊर्जा और नवीनीकृत ऊर्जा। एक जो हमारा कन्वेंशनल जो हमारी ऊर्जा है और जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से हम बनाते हैं बिजली, उसमें प्रदूषण बहुत फैलता है। कोई कोयले का इस्तेमाल होता है या फिर डीजल का इस्तेमाल होता है, तो प्रदूषण फैलता है और हमारी प्राकृतिक संसाधन बड़ा सीमित है तो उसका ह्रास हो रहा है। वैसी हालत में अगर हम सोचें कि हम जो वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करें, जैसे सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है या फिर जल ऊर्जा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इस प्रकार बहुत सारे तरह के एनर्जी अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किसी दिन जो नए स्रोत हैं उसका इस्तेमाल करके, जैसे हम
वाहनों का इस्तेमाल करते हैं उसमें बिजली से उत्पादन हो सकता है, या फिर जो हम डीजल इस्तेमाल करते हैं उसे भी हम अपने घर में बना सकते हैं। हम जट्रोफा और करंजा का उत्पादन कर सकते हैं, उसका हम प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम आगे भी बात करेंगे। अब रही बात नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, मतलब सतत विकास और प्रतिपालनीय विकास, एक ऐसी विकास नीति जिसे धरती माता सहन कर सके। सस्टेनेबल सिटी होना चाहिए। अगर दिल्ली की बात करें, यहाँ का विकास सहनीय नहीं है, प्रतिपालनीय नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें जितने गांव हैं, 5 लाख गांव जो हैं भारत में, हर गांव को सस्टेनेबल होना होगा, प्रतिपालनीय होना पड़ेगा। सारी सुविधाओं को गांव में ही अवेलेबल कराया जाए। महात्मा गांधी ने कहा था, कंज्यूमर शुड प्रोड्यूस देयर गुड्स देमसेल्फ। जो इस तरह के हमारे उपभोक्ता हैं वही अपने ज़रूरत के सामानों का उत्पादन करें ताकि आपस में हमें मेल जोल हो और हम आर्थिक रूप से भी संपन्न हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अलग से की जाएगी। अगली चर्चा एक दिन होगी पर्यावरण शिक्षण की। आप जानते हैं कि प्रदूषण फैल रहा है, हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाना है, हमारे अपने मस्तिष्क को भी प्रदूषण मुक्त करना है, प्रदूषण मुक्त समाज की कल्पना करनी है। ये सब के लिए हमें पर्यावरण शिक्षण पर जोर देना पड़ेगा। स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में देखना पड़ेगा किस प्रकार पर्यावरण शिक्षण पर जोर दिया जाए। हमें याद है जब हम लोगों ने जनहित मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में किया कि पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, तो 2003 में ऐतिहासिक फैसला आया और कहा गया कि सारे राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है और केंद्र सरकार को कि जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर पर्यावरण की पढ़ाई होगी, चाहे क्लास 1 से लेकर PhD तक, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कंप्यूटर का इंस्टीट्यूशन हो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ, हर जगह ये पढ़ाई होगी। तो उस प्रकार हम चर्चा करेंगे एक दिन, और एक दिन और चर्चा करेंगे हम आपदा शिक्षण पर। डिजास्टर एजुकेशन क्या है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या है। आपदा की तैयारी करने के लिए ज़रूरत है कि हमारे स्कूलों में इसको कंपलसरी किया जाए, कॉलेजेस में किया जाए, ताकि लोग पहले से तैयार रहें। अब लोग तैयार नहीं हैं और उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो तैयार नहीं भी है, तो उन्हें झेलना पड़ता है ये सब चीज़। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें एक दिन मानव अधिकार शिक्षण पर भी चर्चा करनी है, इसलिए कि लोग मानव अधिकार की बात तो करते हैं, अधिकार मांगते हैं, कर्तव्य नहीं करते। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देयर इज नो प्लेस फॉर ह्यूमन राइट्स विदाउट ह्यूमन ड्यूटीज़। उनका जो दायित्व है, उनका जो कर्तव्य है, उसे पालन करें और फिर अधिकार मांगे, मानव अधिकार कहें अपना आगे बढ़ के। उसी प्रकार हमें एक दिन चर्चा करनी है वैल्यू एजुकेशन पर, कहने का मतलब मूल्यपरक शिक्षा पर। मूल्यपरक शिक्षा बहुत अत्यावश्यक चीज़ है और इसे अगर हम अनिवार्य नहीं करेंगे तो दिक्कत यह है कि हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, वो आंदोलन करना चाहते हैं, वे उनका मस्तिष्क चंचल हो गया है। विदेशों में देखते हैं गोलियां चल जाती हैं, स्कूल के बच्चे एक दूसरे को मारने लगते हैं और सैकड़ों लोग मारे गए हैं इस तरह से। तो इसे रोकने के लिए मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता होगी और इस पर चर्चा की जाएगी। फिर जो यह 16वां, अभी तो 15 मैं टॉपिक बता चुका, 16वां टॉपिक जो है वह है डीपोल्यूटिंग आवर सिटीज़, माने अपने हमारे जितने शहर हैं उसे प्रदूषण मुक्त किया जाए। किस प्रकार किया जाएगा? प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए बहुत कुछ करना है और हमें देखना है कि अगर जितने उद्योग है उसमें हम प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए, चाहे वो सीमेंट के उद्योग हो या फिर पेट्रोकेमिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो, स्टील हो, माइनिंग हो या फिर पेपर इंडस्ट्री हो या लेदर इंडस्ट्री हो, कहीं भी हो, हर जगह हम लोगों को प्रदूषण मुक्त वातावरण लाना पड़ेगा। और शहरों में खासकर जो अर्बन पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकुलर पोल्यूशन हो रहा है, वाहनों से जो प्रदूषण हो रहा है उसे रोकने की ज़रूरत है। तो उस पर चर्चा होगी विस्तृत रूप से। जो अगला टॉपिक है वह होगा उद्यमिता विकास पर। जैसे मैंने बताया कि रोजगारों की कमी है और बहुत ज़्यादा रोजगार बढ़ाना संभव नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि अगर हम उद्यमिता विकास के माध्यम से हम लोग चाहें कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह हम इस तरह की मनोवृत्ति लाएं और हमारे शिक्षक, प्रशिक्षक, प्राचार्य, कुलपति, कुलाधिपति
सभी अपने भाषणों में बताएं कि हमारे जो विद्यार्थी गण हैं उन्हें रोजगार सृजक बनना है, रोजगार याचक नहीं, ताकि उसी प्रकार प्रशिक्षण हो। होता यह है कि अभी मैं देखता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अगर कोई बीए कर रहा है तो 3 वर्ष तो उसको लग गया पढ़ने में, लेकिन 1 हफ्ते का भी क्लास नहीं लिया गया कि तुमको बाहर निकलने के बाद नौकरी करनी है तो तुम्हें जीवन वृत्त कैसे बनाना है, तुम्हें आवेदन कैसे देना है। तो इस प्रकार की जो कमियां हैं उससे दूर की जाएगी और इस पर बात होगी आगे। अगली जो चर्चा होगी वह है जेरियाट्रिक केयर की, बड़ी जरा सेवा, जड़ा चिकित्सा, वृद्धजन सेवा। एल्डरली पर्सन जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, बड़ी अच्छी बात है, शुभ लक्षण है, इसलिए कि दवाओं का विकास हुआ है और उसके बाद जो उपयुक्त दवा वो लोग करते हैं तो उससे दवा लेने से लोगों का जो जीवन काल बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ उनकी सेवा के लिए हमें अलग एक काडर बनाना पड़ेगा, एक दल तैयार करना पड़ेगा और तभी जाकर के ये सब हो पाएगा। तो उस पर चर्चा होगी। अगली चर्चा एक दिन होगी रिलीजियस इंटॉलरेंस, मतलब कि जो धार्मिक असहिष्णुता है वह एक बड़ी समस्या हो गई है। हमें सहिष्णु बनना पड़ेगा और हम सहिष्णु हर जगह बने, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार हम इस प्रकार की शिक्षा दें। हम सर्वधर्म समभाव की बात करें, स्कूलों में, कॉलेजेस में, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में, गांव प्रधान के माध्यम से या मुखिया के माध्यम से या सरपंचों के माध्यम से हम बताएं लोगों को कि असहिष्णुता को किस प्रकार हम दूर करें अपने नज़दीक से। अगला जो चर्चा है 20वां टॉपिक हमारा होगा वह है ड्रगलेस थेरापी, यानी औषधि मुक्त चिकित्सा, औषधि रहित चिकित्सा। औषधियों का इस्तेमाल कम से कम हो। औषधियों का इस्तेमाल नहीं होगा तो हेल्थ पर बजट 0 हो जाएगा। अगर हमें चाहिए कि पूरी दुनिया में और भारत में औषधि मुक्त वातावरण रखा जाए तो इसके लिए एक ही तरीका है कि हम ड्रगलेस थेरापी की बात करें, पॉलीपैथिक जो हमारा चिकित्सा पद्धति है, सर्वधारा चिकित्सा पद्धति, उसकी बात करें, उस पर विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद जो हमारा अगली बात है वह है हरित शिक्षण और हरित रोजगार की, ग्रीन एजुकेशन एंड ग्रीन एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रीन एजुकेशन की बात इसलिए है कि अभी हमें देखना पड़ेगा कि प्लांटेशंस, नर्सरी डेवलपमेंट या फिर जो प्रदूषण नियंत्रण के यंत्र हैं उसके रखरखाव के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए। हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जितने भी ग्रीन जॉब्स होंगे, कम से कम 1000 ऐसे जॉब हैं जो ग्रीन जॉब है, हरित रोजगार हैं, लेकिन उस पर काम नहीं होता है, तो हमें देखना पड़ेगा। जो अगली बात होगी वह होगी हमारी स्वच्छता पर। भारत सरकार, प्रधानमंत्री महोदय लगे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान कैसे सफल हो। हम लोग भी लगे हुए हैं बहुत दिनों से। तो क्लीननेस, हाइजीन और सैनिटेशन पर काम करना पड़ेगा और इस पर भी अगली चर्चा होगी। आगे हम बढ़ेंगे और एक दिन हम बताएंगे कि हमारे जो टीवी एंकर्स है, जो जितने टेलीविज़न चैनल है इंडिया में और दुनिया में, उसके जो हमारे जो उद्घोषक हैं और एंकर्स हैं, उनकी भूमिका क्या हो विश्व शांति लाने में, सहिष्णुता लाने में या दयालुता लाने में, इस पर चर्चा की ज़रूरत होगी, वो हम करेंगे। अगली चर्चा जो होगी वो होगी कि हमारे एंकर या हम, आप जितने लोग हैं, हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों का गलत उच्चारण हिंदी में क्यों करते हैं, और फिर जो हमारे विदेशी साथी हैं वे हिंदी शब्द का गलत उच्चारण क्यों करते हैं, इस पर चर्चा होगी। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। एक शब्द है लटेंस, जिसको यहाँ लोग लुटियन बोलते हैं, गलत बात है, लटेंस है। उसका कारण है कि यह नाम आया है सर एडविन लटेंस से, जो भारत ही नहीं बल्कि जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे उसके वो चीफ आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे। राष्ट्रपति भवन उनका बनाया हुआ है, सारा नई दिल्ली बनाया हुआ है, उनका डिज़ाइन किया हुआ है। तो उन पर कई फिल्में बनी है। उनका नाम था सर एडविन लटेंस। तो हम लटेंस कहें और लुटियन ना बोले, और एस को भी खा गए और लुटियन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ के बहुत सारे और जैसे अंग्रेज है वो कहते हैं शिव को शिवा, हिमालय को हिमालय, हम उनको सिखा सकते हैं भाई हिमालय बोलिए आप, राम को रामा। तो इस पर चर्चा होगी। अब आगे एक दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अशांति और बेरोजगारी में कोई संबंध है कि नहीं। मैं तो कहूँगा कि दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। बेरोजगारी है इसलिए अशांति है, बेरोजगारी है तो हमारा पापी पेट के लिए युवा हमारे जो है पड़ोसी देशों के साथ मिल जाते हैं, बिक जाते हैं
और अशांति फैलती है। तो इस पर चर्चा करेंगे एक जम के। और फिर अगली चर्चा होगी, जो 26वीं चर्चा है, वह है कि जो हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जो वैधानिक और संवैधानिक जो हमारे समितियां हैं, उनकी क्या भूमिका है शिक्षा को बढ़ाने में, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो या फिर माध्यमिक शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा हो, उसके प्रोन्नति में, उसके विस्तार में उनकी भूमिका क्या है। अगर वो भूमिका निगेटिव है या लेग पुलिंग की बात है, तो उनका रोल प्रमोशनल होना चाहिए, रेगुलेटरी केवल नहीं, प्रमोशनल होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल होना चाहिए, प्लानिंग वाली रोल होना चाहिए। उस पर चर्चा होगी। अगली चर्चा एक दिन होगी ग्रीन जर्नलिज्म पर, हरित पत्रकारिता। बहुत आवश्यक है। आप देखते हैं, अखबार निकाल लीजिए आप, इंटरनेट वाला या प्रिंट मीडिया वाला, कोई समाचार पत्र, आप देखेंगे कहाँ लड़ाई हुआ, कहाँ मर्डर हो गया, ये सब बात, उससे प्रदूषित होता है दिमाग। ग्रीन जर्नलिज्म की बात करनी चाहिए, हमें बताना चाहिए कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, या फिर डिजास्टर एजुकेशन क्या है, या फिर वृक्षारोपण कैसे होता है, प्रदूषण मुक्त कैसे होगा समाज। इस पर चर्चा हो तो बात अच्छी है। अगली चर्चा होगी ग्रीन बिल्डिंग्स की, हरित भवन। अभी जो हमारे भवन निर्माण की नीति है वो दोषपूर्ण है। अभी भारत सरकार और अन्य सरकारों ने भी ग्रीन बिल्डिंग्स का कोड और उसका गाइडलाइन बना दिया है, मापदंड और मानदंड बना दिया है, और उसके अनुसार से ये काम होगा। अगली चर्चा होगी ग्रीन डिप्लोमेसी की, हरित कूटनीति। हम देखते हैं कि जितने हमारे डिप्लोमेट्स हैं, या भारत सरकार का फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, विदेशों में भी ऐसी मिनिस्ट्री हैं, तो उनकी भूमिका क्या होगी, हरित भूमिका होनी चाहिए उनकी, हरित कूटनीति होनी चाहिए, और जो कल्याणोन्मुख विश्व दृष्टि होनी चाहिए, वर्ल्ड व्यू जो है वह होना चाहिए वेलफेयर ओरिएंटेड। इसीलिए हम लोग उस पर विशेष चर्चा करेंगे। अब अगली बात है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, प्रतिपालनीय कृषि। हमें देखना पड़ेगा कि कृषि नीति ऐसी बने जिसको हमारे जो किसान भाई हैं वो सहन कर सकें, और उनके बर्दाश्त के फाजुल और हम बनाते जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, लेकिन अभी समय नहीं है, आज केवल बता देना है उन बिंदुओं को जिस पर चर्चा होगी। अगली चर्चा होगी इको टूरिज़्म पर, कहने का मतलब कि पर्यावरणीय पर्यटन। ऐसे जो पर्यावरणीय स्थल हैं, चाहे वो पहाड़ हों या मंदिर हो या फिर रिलीजियस प्लेसेस हो या समुद्र हो या नदी हो या फिर जो नेशनल पार्क्स हों वन्य जीवन को देखने के लिए, उस प्रकार हम उनका विस्तार कैसे करें और वहाँ जाके हम गंद भी न फैलाएं, यह भी देखना है। तो इस पर चर्चा अलग से होगी। अगली चर्चा है इको फेमिनिज़म पर, जो हमारे जितने भी महिलाएं हैं उनकी भूमिका पर्यावरण संरक्षण में क्या होगी, इस पर विचार करना है, हम विचार करेंगे। और फिर एक चर्चा है संस्था निर्माण पर। संस्था निर्माण क्या है, संस्थाएं बनती क्यों हैं, संस्थाएं बिगड़ती क्यों हैं, संस्थाएं रूढ़ क्यों होती है, और रुग्णता निवारण के लिए क्या कुछ करना पड़ती है वह बताना पड़ेगा। और संस्थाएं स्टैग्नेट क्यों होती हैं, संस्थाएं माड़ी क्यों जाती हैं। संस्था कहीं भी खुल सकती है, संस्था कोई भी हो सकती है, जैसे अस्पताल है वो भी संस्था है, मिनिस्ट्री भी संस्था है, डिपार्टमेंट भी संस्था है, भारत सरकार भी एक संस्था है, पब्लिक सेक्टर उद्योग भी एक संस्था है, या फिर स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय भी संस्थाएँ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक संस्था है। तो संस्था रिलीजियस बॉडी भी है। तो सारे संस्थाओं का कैसे विकास होगा, इस पर हम काम करेंगे और बात करेंगे। अभी 31 विषयों की चर्चा हमने कर दी है, और फिर कल से सिलसिलेवार ढंग से हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। दुनिया में